जनसंपर्क कार्यक्रम जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया किश्तवाड़ के पाडर इलाके का दौरा। अल्ताफ बुखारी ने दरबार मूव की प्रथा की बहाली की मांग। कहा, इस प्रथा से जुड़ी है 2 संभागों के लोगों की भावनाएं। और कटरा में नवरात्र महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। डिवकॉम ने की महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री ब्रिजेश्वर टुडू किश्तवाड़ के दौरे पर पहुंचे और अपने दौरे के दौरान उन्होंने दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज यहां पर किस तरह से काम को संभाला वो देखने वाली बात है। और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किश्तवाड़ जिले के पाडर क्षेत्र का दौरा किया गया, जहां उन्होंने गुलाबगढ़ में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और डीडीसी बीडीसी सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी की गई। कि वो बुके पेश करें। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने दरबार मूव की प्रथा को दोबारा बहाल करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस प्रथा से 2 संभागों के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वो दरबार मूव की प्रथा को दोबारा शुरू करेगी। इस बात पर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में आयोजित पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उस पर ये बातचीत करते हुए नजर आए और कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही गई। इस दौरान यहाँ अल्ताफ बुखारी ने जम्मू के व्यापार और रिलायंस के रिटेल स्टोर को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से जम्मू के व्यापार को खत्म करने की साजिश की जा रही है। अल्ताफ बुखारी ने इस मामले पर जहां भाजपा को आड़े हाथों लिया तो वहीं इस मुद्दे को लेकर जम्मू के व्यापारी वर्ग का भी समर्थन करने की बात कही। तो बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, जम्मू को लेके जब बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है वो ये है कि जो दरबार मूव की प्रैक्टिस बंद की गई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है दोनों खितों को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए इसका एक बहुत रोल था, सदियों से चल रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जो आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है इसे किस लिहाज से देख रही है। और मुझे ये कहने में भी अफसोस नहीं है कि शायद जम्मू में जो लीडरशिप है वो भी कहीं मसलहत पसंदी से काम ले रही है। लोगों का जहां मसला हो अपनी पार्टी हमेशा लड़ेगी। हम बिल्कुल कहते हैं, हमने श्रीनगर में भी कहा और यहाँ पर भी कहते हैं कि जिस दिन भी सरकार आएगी, जिस दिन भी सरकार बनेगी तो पहला फैसला ये होगा कि इसको रेस्टोर करेंगे। ये एक कनेक्ट है 2 रीजन्स का और कोई भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। और बदकिस्मती से जो लोग इस वक्त यहाँ इंतज़ामिया चला रहे हैं उन्हें शायद मालूम नहीं है इसकी अहमियत क्या है। हम लोगों के लिए इसमें इसकी अहमियत है, हम समझते हैं, हम यहाँ पले बड़े हैं, हमें मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए। यहाँ जम्मू हमेशा एक बिजनेस हब था। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से आहिस्ता आहिस्ता इसे ख़त्म किया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए लैंड राइट्स की बात है, उनको काफ़ी सारे लोगों कम्युनिटीज़ को जो बिज़नेस कम्युनिटियाँ ही थी उनको उससे भी बाहर किया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। हालांकि ये एक जो पार्टी प्रमुख पार्टी इस खित्ते में बड़े टाइम से थी और देश में इस वक्त जो पार्टी है ये उनका वोट बैंक भी था, लेकिन फिर भी क्यों वो ऐसा कर रहे हैं कि ताकि जम्मू की अहमियत ख़त्म हो जाए, जम्मू की ट्रेडिंग कम्युनिटी, बिकॉज बेसिकली जम्मू हैज़ बीन अ ट्रेडिंग हब फॉर जनरेशंस। ऐसा तो है नहीं कि आज ही की ये थी। लेकिन बहरहाल मैं एश्योर करता हूँ जम्मू के पूरे आवाम को कि हम बराबर इस लड़ाई में उनके साथ हैं, साथ ही नहीं है आगे आगे रहेंगे।
धर्मनगरी कटरा में आयोजित होने वाला नवरात्र महोत्सव यहां कोरोना एसओपीज के तहत मनाया जाएगा और इसकी जानकारी आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने अपनी कटरा दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस मेले के आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन मेले से जुड़े सभी लोगों से चर्चा कर रहा है और इस महोत्सव के कार्यक्रम के आयोजन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को फाइनलाइज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ के जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे होटल एसोसिएशन, व्यापार एसोसिएशन, जो आयोजक डिफरेंट कमेटियाँ हैं, उनके सभी नुमाइंदे यहाँ पर हैं। साथ ही में डिप्टी कमिश्नर रियासी, एसएसपी रियासी, डायरेक्टर टूरिज्म, सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो भी हम लोग रूपरेखा बनाएंगे कार्यक्रम की, वो सभी के कंसेंसस के साथ, सभी के साथ रजामंदी के साथ बनाएंगे। कार्यक्रम ये प्रयास किया जा रहा है पूर्व की भांति कार्यक्रम हो जाए सभी वेन्यूज पर, किंतु ये जरूर है कि हम लोगों को जो गैदरिंग के नॉर्म, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, उसका भी ख्याल रखना है। तो उसके साथ ही मैं समझता हूँ सभी लोग इस चीज को, बिंदु को लेकर सजग हैं। अच्छा भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा, किंतु कोविड नॉर्म्स के हिसाब से माना जा सकता है। इंडोर आउटडोर एसओपी के साथ जो है वो हम लोग उसी की रूपरेखा तय कर रहे हैं कि कितनी गैदरिंग कहाँ पर संभव है, कहाँ पर हम लोग रेगुलेशन कर सकते हैं, उसी हिसाब से किया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा, स्टेक होल्डर सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक जो है नवरात्रि फेस्टिवल के लिए मनाया जाना है, ये माता के आशीर्वाद से कार्यक्रम मनाया जाना है। इसको ऐसे मनाएंगे कि ये भव्य तरीके से भी हो जाए और सभी लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से इसको मना भी। कश्मीर घाटी के बांडीपुरा के बाटनेरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के दिवंगत भाजपा नेता वसीम बारी का यहां हत्यारा भी शामिल था और आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आबिद हकानी और आजाद अहमद शाह के रूप में की गई। ये दोनों जिला बांडीपुरा के रहने वाले थे और मारे गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया। आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई। आज सुबह पुलिस को बेटरेना इलाके में इन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यहां पापचन बांडीपुरा का रहने वाला आबिद मार्च 2018 में भागा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गया था और फिर वहां हथियार का प्रशिक्षण लेकर एलओसी के रास्ते वापस लौटा था। तो पुलिस ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी के कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई है। आतंकी की पहचान शेख सुनैन यूसुफ उर्फ राजा और साथ ही सुल्तान पुत्र मोहम्मद यूसुफ शेख निवासी गड़ापोरा शोपिया के रूप में की गई। पूछताछ के दौरान सुनैन यूसुफ ने खुलासा किया है कि वे टीआरएफ का एक सक्रिय आतंकी है और वे एक विशेष कार्य के लिए जम्मू आया था, जिसे उसके आकाओं ने उसे अभी तक नहीं बताया था। तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भारतीय वायुसेना द्वारा 13 वर्षों बाद श्रीनगर की डल झील के ऊपर एयर शो का आयोजन किया गया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। इस एयर शो के आयोजन का उद्देश्य कश्मीर के युवाओं को सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमानों का फ्लाई पास शामिल हुआ और साथ ही साथ शो में सुखोई और मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान भी भाग लेते हुए नजर आए। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा वायुसेना की एरोबेटिक का सूर्य किरण और साथ ही साथ आकाश गंगा की टीम ने भी कश्मीर के लोगों का अपने कर्तव्य से दिल जीतने की कोशिश की। बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, बुनियादी मकसद है एक तो जो हमारे जो जवान हैं वो पहली बार इस तरीके का शो देख रहे हैं एंड इसीलिए वेरी इंस्पिरेशनल शो फॉर देम
एज वेल एज इट इज़ अ ग्रेट टूरिज्म वैल्यू ऑल्सो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं या वो जो टूरिस्ट यहाँ से मैसेजेस देख रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, और मुझे लगता है दिस अ ग्रेट शो फॉर टूरिज्म अट्रैक्शन ऑल्सो। आई एम होपफुल कि इससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देखिए, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट तो है ही, और बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन सुबह से मैं भी यहाँ बैठा हुआ सुन रहा हूँ, बच्चों को जो तरीके उन्होंने बताया कि कैसे एयरफोर्स ज्वाइन किया जाता है, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। और साथ ही ये नेशनलिज्म का एक बहुत अच्छा सबक है, क्योंकि कश्मीर जिसको पिछले 30 साल से मिस कर रहा था, आज हम वो देख रहे हैं कि कश्मीर किस हद तक चेंज हुआ। और 13 साल के बाद ये शो आज पहली बार दूसरा हुआ है। इस बात से अंदाजा लो कि कश्मीर कहां से कहां तक आ गया। पहले जहां कश्मीर में बम गोली की बात होती है, आज कश्मीर में इलेक्शन की बात होती है। आज कश्मीर के बच्चों को ये सिखाया जाता है कैसे आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे और क्या क्या एयरफोर्स। तो भाजपा की जिला आरएसपुरा इकाई द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला आरएसपुरा के प्रधान हरभजन सिंह और उनके साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। बनता है कि हम देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, हर वर्ग के लिए, वो सारे काम आम जनता के बीच लेकर जाए, ताकि आने वाले समय में हमें देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिलता रहे, ताकि देश मजबूत रहे, आगे बढ़े, हर आदमी को अपना हक मिले। इसलिए आज ये प्रदर्शनी लगाई है, ताकि हर आदमी देखे, सुने, और हम सबका जो कर्तव्य है, हम भी अपना कर्तव्य, अपनी जो जिम्मेदारी को निभाए, तो हर समाज में लेकर जाए जो देश के प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, लोगों को ये याद दिलाए। ऐसा काम जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो आज हो रहा है, और लोगों को वो इंसाफ के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज इंसाफ गरीब आदमी को घर बैठे मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। आज के दिन जिसकी पूरी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, मेरठ पार्टी कर रही है, तो हम लोगों को जहाँ भेजे, लोग देखे, बच्चे आए, महिलाएं आए, सब लोग यहाँ पे आके बात में माने मोदी जी ने कौन कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसमें आज भारत का, आज हमारे देश का सिर ऊंचा किया। आप देख रहे हैं समाज जन सुचारने का एक कदम बन रहा है, जहाँ पे खुद ईंटें लगा रहे हैं। तो विजयपुर में ओबीसी वर्ग की एक बैठक हुई और बैठक की अगुवाई ओबीसी वर्ग के स्टेट कोऑर्डिनेटर मदन लाल चलोत्रा ने की। बैठक में ओबीसी वर्ग की समस्याओं के साथ साथ आरक्षण को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें ओबीसी वर्ग ने सरकार से राजनीति के साथ सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की मांग की। इन मांगों को पूरा करने के लिए वर्ग द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और बैठक में मौजूद अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह ने कहा कि अपनी पार्टी ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। ये ओबीसी समाज के जितने भी मसले हैं, खास तौर पे जो पूरे देश भर में 27% रिजर्वेशन दी जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा, पिछली जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इनके साथ धोखा किया है, इनको वोट बैंक के तौर पे ही इस्तेमाल किया है, इनके लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं दी गई। आज हम ये मांग करते हैं कि इनको 27% रिजर्वेशन जॉब में भी दी जाए और इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी जाए। ये पिछड़ा समाज इनके एमएलए नहीं बन पाएंगे, और जब तक इनके एमएलए नहीं बन पाएंगे इस समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा, ये समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। तो आज की मीटिंग में ये यहाँ कमेटी अनाउंस की गई है
और इसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी संघर्ष करेगी। तो कांग्रेस ने नौजवानों में से भी यहां भविष्य का नेता खोजने की कवायद शुरू कर दी है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए युवा कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया के बोल नाम का ये प्रतिभा खोजकर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, यानी कि यंगस्टर को आगे लाने की कवायद शुरू कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें भाषण प्रतियोगिता के जरिए 5 लोगों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता 3 चरणों में चलेगी। इसकी जानकारी आज जम्मू में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अक्षय सिंह धदवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता पहले जिला स्तर पर होगी, फिर राज्य और आखिर में 14 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी। यंग इंडिया के बोल नामक कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, जिसके तहत गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा और इस कार्यक्रम का आज यहाँ से विधिवत शुरुआत की गई है। इसके बाद इसको हम 3 चरणों में करेंगे। पहले जिला स्तर पे इसे किया जाएगा, जहाँ से 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें से एक SC रहेगा, एक ST रहेगा, एक महिला होना अनिवार्य है, उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे। जो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद उनको प्रदेश स्तर पे उनका कंपटीशन करवाया जाएगा और वहाँ पे भी 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसका राष्ट्रीय स्तर पे 14 नवंबर को कंपटीशन करवाया जाएगा। तो इस तरीके से 3 चरणों में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो आज यहाँ पे इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। तो वाटर वर्क्स PHE एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और सांसद जुगल किशोर शर्मा पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के उपप्रधान विक्रम शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद जुगल किशोर शर्मा ने उनसे वादा किया था कि DDC चुनावों के बाद वो मुद्दा उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाकर उसे हल करवाएंगे, लेकिन आज इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी भाजपा के दोनों नेताओं ने अपना वादा पूरा नहीं किया। श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने जो हमसे वादा किया था कि जैसे DDC इलेक्शन खत्म होगी, हम आपकी और हमारे जो अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं और सीनियर लीडर जो भाजपा के हैं, हम सारे इकट्ठे होकर जो हमारे माननीय LG मनोज सिन्हा जी हैं गवर्नर साहब, उनसे हम चर्चा करेंगे और फिर हम सब इकट्ठे होकर भाजपा के जितने भी लीडर हैं सीनियर, फिर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई जी के पास जाएंगे, उधर खूब चर्चा करेंगे। अगर हमें पूरी उम्मीद है हम आपके जितने भी डेली वेजरों के मसले हैं हम हल करवा के आएंगे। और जो रविंद्र रैना जी है, इन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया था अगर हम आपके काम नहीं करवा पाएंगे हम आपके धरने प्रदर्शनों में बैठेंगे। बाकी हम रविंद्र रैना जी से कहते हैं, जो हमारे MP हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी, जो आपने हमारे साथ वादे किए थे वो सारे खोखले हैं, जमीनी सतह पे कुछ नहीं हमको दिख रहा है। अब इनको चाहिए हमारे धरने प्रदर्शनों में बैठना चाहिए। तो डोडा पुलिस ने डोडा के मोहल्ला नगरी में बीती रात हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के जेवर बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए चोर की पहचान सकलेर मुश्ताक पुत्र मुश्ताक अहमद वानी निवासी बगोरिया डोडा के रूप में की गई। ये 24 सितंबर को हमें एक कंप्लेनेंट राजेंद्र कुमार सन ऑफ बोधराज रेजिडेंट ऑफ टांटा एट प्रेजेंट डोडा रेंटेड एकोमोडेशन, इसने एक FIR लॉज की पुलिस स्टेशन डोडा में FIR नंबर 172/2021 अंडर सेक्शन 380 454 IPC, जिसमें ये अलर्ज करता है कि मेरे घर में चोरी हुई है। तो उसके बेसिस पे पुलिस टीम जो है ये डोडा की ये एक्शन में आई और इन्होंने टेक्निकल हेल्प से और CCTV फुटेज की मदद से एक एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम है सकलेर मुश्ताक सन ऑफ मुश्ताक अहमद वानी रेजिडेंट ऑफ बगोड़िया दशनान। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग इसने कन्फेस किया कि ये चोरी इसी ने की है और इससे गोल्ड रिकवर हुआ है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एज पर जो हमारा कंप्लेनेंट है कोई 10 तोले के लगभग गोल्ड है। तो ये पुलिस ने एक ही दिन में इस बंदे को सेम डे पे अरेस्ट करके बड़ी जल्दी इस चोरी को जो है वो केस को सॉल्व किया है और ये स्टोलन प्रॉपर्टी जो है रिकवर की है। वो वैसे भी स्टोलन प्रॉपर्टी की जो कास्ट एस्टिमेटेड आती है वो नियर अबाउट 5 लाख आती है। तो ये पुलिस के लिए ये काफ़ी कामयाबी है। इसमें हमारा जो टेक्निकल टीम है उसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उनने भी काफ़ी काम किए।
तो बारी ब्राह्मणा के ध्यानसर इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई को शुरू किया गया। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखिए चोरियों का सिलसिला किस तरह से बढ़ता जा रहा है। इस पर पुलिस विभाग को निगरानी रखने की काफी जरूरत है। मैं घर पे नहीं थी सर, मैं अपने मायके गई थी। सुबह मेरे को फ़ोन आया, इन्होंने बताया पड़ोसियों ने जो साथ में लड़की रहती है, इन्होंने फ़ोन किया तो मेरे को पता चला। मैं उसी टाइम आ गई तो कुछ कैश पड़ी थी 1,20,000, तो ज्वेलरी थी मेरी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेंढर में प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने मेंढर बस स्टैंड में स्थित एक दुकान पर छापेमारी की और दुकान से 5400 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो यहां पर ले लिए गए हैं। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है ये इसे जब्त किया गया है और इस मामले में पुलिस ने करामत पूरी तरह से पेश की है और हुसैन के पुत्र मोहम्मद शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति बिना किसी अनुमति के ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है वो बेचता था। बिष्ठा में ऑल JNK की ओपन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा। ओपन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप मेंस और वुमेन दोनों, जूनियर और सीनियर। खुशी है कि आज इतना बड़ा कंपटीशन जो इस रूरल एरिया में इस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ करवाया है, इसका सारा क्रेडिट जो है जो हमारे ये इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे चलाते हैं, इनकी तरफ से ही ये सारा कार्यक्रम जहाँ इसका आयोजन हुआ है। मुझे खुशी है, मैंने जहाँ के देखा है कि बहुत जोश और जुनून जो है हमारे यहाँ यूथ में है, जो इस गेम में रुचि रखते हैं। तो सरकार ने दिव्यांगों असहायों को घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए हैं। सरकार के इस आदेश का दिव्यांगों और असहाय लोगों ने सराहना की है, लेकिन उसके साथ ही इन लोगों ने इस पर सवाल भी उठा दिए हैं। इन लोगों के मुताबिक सरकार के पास दिव्यांगों के आंकड़े नहीं हैं और न ही सरकार को ये पता है कि दिव्यांग और असहाय लोग किन किन इलाकों में रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैसे दिव्यांगों और असहाय लोगों के घर पहुंचेंगी। ये जो गवर्नमेंट ने निकाला इस वक्त ये बहुत अच्छी स्कीम है और इससे लोगों को फ़ायदा आएगा, मगर फ़ायदा तब आता अगर गवर्नमेंट के पास डाटा होता कहाँ पे कितने लोग हैं, जैसे ब्लाइंड कितने हैं, आर्थोपेडिक कितने हैं, डेफ एंड डम्ब कितने हैं, या सीनियर सिटीज़न कितने हैं जो नहीं जा सकते, या कोई बीमार, ये गवर्नमेंट के पास डाटा है ही नहीं पूरा। अगर आप 2011 का भी सेंसस देखोगे वहाँ भी पूरी डिटेल नहीं है। अगर 4% कहते हो गए 6 लाख डिसेबल पर्सन हमारे JNK यूनियन टेरिटरी में है, तो आप बताओ गवर्नमेंट के पास लिस्ट है किस एरिया में कितने हैं? क्योंकि हम सारा दोष कल मेडिकल वालों पे दे देंगे, उन्होंने नहीं किया। क्या मेडिकल वाले पहले सर्वे करेंगे फिर देखेंगे, उसमें तो कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ये तो होना चाहिए था गवर्नमेंट के पास डिटेल, सोशल वेलफेयर के पास डिटेल। आप अगर देखेंगे उनके पास डिटेल है ही नहीं किस कैटेगरी के कितने लोग हैं। तो ऐसे स्कीम अच्छी है, मगर सक्सेसफुल होना मुझे नहीं लगता पूरा हो जाएगा ऐसे, जब तक लोग खुद नहीं जाएंगे या लोगों को अपना समाज, अपने मोहल्ले वाले अवेयर नहीं करेंगे। आप यहाँ का उदाहरण ले लिया, आंगनवाड़ी सेंटर कोई भी देख लीजिए, उनके पास 2017-18 में फार्म आए थे। आप बताओ किस एरिया में कितने डिसेबल पर्सन्स हैं? जम्मू में दिया ही नहीं उन्होंने डिटेल कहीं। और डिसीज़न तो काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट का कि घर घर जाकर डिसेबल्स को वैक्सीन किए जाएगी, बट जो डिसीज़न लिया जाता है, मैंने नोटिस किया है कई काम तक जो बोला जाता है वो होता नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, कितने को नहीं हुआ है? जैसे कि हमारा ही लगा लो, हमें दोनों डोज हो चुके हैं, बट मेरा सर्टिफिकेट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि एक मेरे ब्रदर के फ़ोन में आ रहा है फर्स्ट डोज का और सेकेंड डोज का मैसेज मेरे फ़ोन में आ रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे भी नहीं मिल पा रहा है।
तो कैसे पता चलेगा कि किन लोगों को, कौन सी जगह कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुई है और कितनों को नहीं हुई है? ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटीज़ है जो कि 100% डिसेबिलिटी, बेड रिडन्स है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, जो जिनको कि आने जाने की उतनी सुविधाएं नहीं है और कोविड की वजह से आना जाना भी बड़ा मुश्किल है कहीं पे, तो उनका अगर घर जाके ये प्रावधान हो, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा डिसेबिलिटी सेक्टर को, जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।